हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने साथी अक्की की पाठशाला में। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम ही है, हम लोग साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक हिंदी की सीरीज शुरू किए हैं। आज हम लोग अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट में हिंदी को कवर करेंगे, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वर्णमाला का आज दूसरा पार्ट है। पहली वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम व्यंजनों पर पूरी तरह से महारत हासिल करेंगे। एक सवाल जो अक्सर हम सबको परेशान करता है वो ये है कि हिंदी में आखिर 33 व्यंजन हैं या 52 अक्षर। है ना कंफ्यूजिंग, एक पहेली की तरह लगता है। कोई बात नहीं, चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं और देखते हैं कि असली कहानी है क्या। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब नींव से। किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने से पहले यह समझना तो जरूरी है ना कि हम आखिर डील किस चीज से कर रहे हैं। तो असल में ये व्यंजन होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, व्यंजन एक ऐसी ध्वनि है जिसे बिना किसी स्वर की मदद के बोला ही नहीं जा सकता। स्वर अपने आप में बिल्कुल आजाद होते हैं, पर व्यंजनों को हमेशा एक साथी की, एक सहारे की जरूरत पड़ती है। बस यही वो बेसिक नियम है जो हर चीज को तय करता है। और यहां पे आप इसे साफ साफ काम करते हुए देख सकते हैं। जब हम क बोलते हैं ना, तो असल में हम दो ध्वनियों को मिला रहे होते हैं। आधा क जिसमें हलंत लगा है, और साथ में अ स्वर। इसे ऐसे समझिए कि लगभग हर व्यंजन के अंदर एक अ छिपा हुआ बैठा है। तो फिर व्यंजनों की मूल संख्या क्या है? वो है 33। इन्हें आप हिंदी वर्णमाला के मेन प्लेयर्स मान सकते हैं। बाकी जो कुछ भी है वो सब इन्हीं 33 पर ही तो बना है। अच्छा, तो ये 33 व्यंजन आते कहाँ से हैं? ये सब एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। असल में ये 3 मुख्य परिवारों में बटे हुए हैं। अगर इन परिवारों को समझ लिया ना, तो समझिए कि पूरा सिस्टम ही समझ आ गया। तो पहला परिवार है स्पर्शी, जिसका मतलब ही है छूना। इन ध्वनियों को बनाने के लिए जीभ मुंह के किसी ना किसी हिस्से को छूती है। फिर आते हैं अंतस्थ, जहां जीभ बीच में ही रहती है बिना कुछ छुए। और आखिर में है ऊष्मीय, यानी गर्मी वाले। इन ध्वनियों को बोलते समय आपको एक गर्म हवा का एहसास होगा। बोलकर देखिए, श, ह। चलिए ठीक है, हमने 33 मूल व्यंजनों को तो समझ लिया। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी देवनागरी वर्णमाला के 52 अक्षरों के पूरे परिवार को देखते हैं। यहीं आकर वो पूरी तस्वीर साफ होगी। तो ये देखिए, ये रहा पूरा हिसाब किताब। वो 33 मूल व्यंजन याद हैं? वो नीले रंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। पर इस परिवार को पूरा करने के लिए हमें 11 स्वर, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह भी जोड़ने पड़ते हैं। और बस हो गए पूरे 52। तो सवाल है कि ये बाकी के अक्षर क्या हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन एक तरह से टीम अप हैं। जैसे क्ष असल में क और श को मिलाकर बनता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन वो फ्लैप वाली ध्वनियां हैं। अपनी जीभ को जरा मुंह की छत से तेजी से टकराकर नीचे लाइए। ढ, ढ आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग अगले लेवल के लिए तैयार हैं? अब हम व्यंजनों को बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह क्लासिफाई करेंगे। ये एडवांस परीक्षा के सवालों के लिए बहुत जरूरी है, पर घबराइए नहीं। एक बार सिस्टम समझ गए ना, तो ये बहुत ही आसान है। व्यंजनों को बांटने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है कंपन या वाइब्रेशन। अपनी उंगलियों को गले पर रखिए। अब बोलिए क। कोई कंपन नहीं हुआ है ना? ये है अघोष। अब बोलिए ग। महसूस हुआ कंपन? ये है सघोष। कितना आसान है। व्यंजन तालिका के पहले 2 कॉलम अघोष और बाकी के 3 सघोष हैं। बस। दूसरा तरीका है हवा का इस्तेमाल, मतलब कितनी सांस निकलती है। अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखिए। अब बोलिए क। हल्की सी हवा आई है ना? यह है अल्प प्राण। अब बोलिए ख। महसूस हुआ हवा का झोंका? यह है महाप्राण। इसका नियम, पहला, तीसरा और 5वां कॉलम अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण है। और ये रही हमारी मास्टर ग्रिड। यहीं पर आकर सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हर कॉलम को कंपन यानी अघोष सघोष और वायु प्रवाह यानी अल्पप्राण महाप्राण दोनों नियमों के हिसाब से लेबल किया गया है। सच कहूं तो ये परीक्षा के लिए एक तरह से आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। बस इस एक ग्रिड को समझ लिया तो आप किसी भी सवाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, अब व्यंजनों को बांटने का एक और मजेदार तरीका है। ये सब इस बात पर है कि आवाज आपके मुंह में आ कहां से रही है। इसे अपने मुंह के लिए एक जीपीएस सिस्टम की तरह सोचिए। हमारे मुंह में 5 मुख्य साउंड जोन हैं। हम एक सफर पर निकल रहे हैं जो शुरू होगा गले के बिल्कुल पीछे
कंठे से और खत्म होगा हमारे होंठों पर यानी ओष्ठे पर। चलिए शुरू करते हैं। अब इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। सोचिए कि क से कबूतर ने आपके कंठ पर चोंच मार दी, तो मुंह से क्या निकलेगा? आ की चीख और सांस के साथ एक ह की आवाज। बस हो गया याद। क वर्ग और ये सारी ध्वनियां कंठ से निकलती हैं। अगली कहानी, च से चम्मच बच्चे के तालू में लग गई। बच्चा ई करके रोने लगा। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा यश। ये छोटी सी कहानी च वर्ग के सभी अक्षरों को उनके उच्चारण स्थान से जोड़ने में मदद करती है। ये वाली थोड़ी अजीब है पर है बड़ी असरदार। ट से टमाटर एक ऋषि के मुर्दा शरीर पे पड़े थे। मुर्दा शब्द आपको मूर्धन्य की याद दिलाएगा और ऋषि से आपको र और श ध्वनियां मिल जाएंगी। चलिए, हमने सारे नियम और सिस्टम सीख लिए हैं। अब है असली परीक्षा का समय। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये असल परीक्षा के सवालों को हल करने में हमारी मदद कैसे करते हैं। यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। किसी भी संयुक्त व्यंजन का डिक्शनरी में ऑर्डर उसके पहले वाले अक्षर पर निर्भर करता है। इसलिए क्ष जो है वो क के ठीक बाद आता है, न कि वर्णमाला के आखिर में। ये एक बहुत कॉमन गलती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। एक ऐसा व्यंजन ढूंढना है जो 3 शर्तें पूरी करता हो। वो तालव्य हो, महाप्राण हो और अघोष भी हो। जरा सोचिए। और सही जवाब है छ। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये छ वर्ग में आता है जो तालव्य है और ये दूसरे कॉलम में है, और दूसरा कॉलम महाप्राण और अघोष दोनों होता है। देखा, जब नियम पता हो तो सब कितना आसान हो जाता है। तो आखिर में बात यह है कि आज हमने सिर्फ अक्षर नहीं रटे, हमने उन्हें समझने का एक पूरा सिस्टम सीखा है। इस ज्ञान के साथ अब आप किसी भी व्यंजन को देखकर उसे कई लेवल पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब बताइए, क्या आप लोग किसी भी परीक्षा की चुनौती का सामना करने के लिए